मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी, बीज वक्ता प्रोफेसर चित्तरंजन जी, सभागार में बैठे हुए मेरे सामने डॉक्टर इंदिवर जी, डॉक्टर दीनबंधु जी, सुमन जैन जी, प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी, प्रोफेसर बलराज पांडे जी, तमाम विद्वानों का यह समूह जिनसे विद्वत्ता सुशोभित होती है, ऐसे विद्वानों का समूह सामने बैठा हुआ है। अनुसंधाताओं का समूह है, छात्रों का समूह है। सबको बहुत आदर के साथ मैं संबोधित करता हूँ। शास्त्रीय दृष्टि से तो सूर्य उत्तरायण में आएगा 8-9 घंटे के बाद, हो सकता है 10 घंटा बचा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे लिए तो उत्तरायण 8 घंटे 9 घंटे पहले ही आ गया, क्योंकि जिनका अहेतुक स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, प्रशंसा और यथावश्यक सम्मान भी जिनका प्राप्त था, अहेतुक इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसका पात्र नहीं था, वह उनकी ओर से ही मैं तो उनके निकट बैठने में भी थोड़ा सच्चा था, लेकिन उनका यह सारा भाव इसलिए प्राप्त था कि हिंदी के लिए, साहित्य के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहा है उनकी रुचि के अलावा, इसको सम्मान देना चाहिए। वे हमारे हिंदी जाति के अभिभावक थे, नैसर्गिक अभिभावक थे। ऐसे महापुरुष जिनके प्रति इतना सम्मान था, इतना आदर था कि उसको शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। उनकी जयंती के अवसर पर प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे, चित्तरंजन मिश्र जी, इन लोगों के साथ मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इतने विद्वज्जनों के सामने और इस माननीय सत्र की अध्यक्षता का गौरव मिला, तो मैं मानता हूं कि मेरे लिए तो यह उत्तरायण हो गया। यह जो विषय है सचमुच बहुत ही व्यापक है, और जितनी भी बातें अभी तक कही गई 2 व्याख्यानों में, मैं उन सारी बातों से अपने को जोड़ता हूँ, क्योंकि 40-42 साल यही सब पढ़ाते पढ़ाते उम्र धीरे धीरे बीत गई। लेकिन अब जब इस गोष्ठी में पुनराविष्कार की बात आई, तो मैं बिल्कुल पहले की सारी बातें भूल करके पुनराविष्कार कर रहा था, और कभी कभी इस प्रकार का पुनराविष्कार किया करता हूँ। तो कुछ बातें जो दिमाग में आई, केवल वही बातें मैं यहाँ पर बहुत विनम्रता के साथ, किसी विवाद की गरज से नहीं, किसी स्थापना की गरज से, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो कोई मत स्थापित करूँ और कहूँ कि आप उसको माने। मुझको जो लगता है, मैंने जो देखा है, मेरा जो विचार है, वो प्रस्ताव के रूप में विनम्रता से रखता हूँ। और वो पहली बात तो यह है कि मैं जानता और मानता हूँ कि जो आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल या पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल कह लीजिए, आधुनिक काल है, यह सब जो नाम हमारे आचार्यों ने दिए हैं, ये अध्ययन की सुविधा और वर्गीकरण के लिए दिए हैं। अन्यथा कविता या साहित्य की भावभूमि तो एक ही रही है हमेशा, जो आदिकाल में थी, जो भक्ति काल में थी, जो रीति काल में थी, वह भावभूमि आधुनिक काल में भी है। उसी भावभूमि पर कविता टिकती है। कविता को वही भावभूमि शोभा देती है, और वह भावभूमि है मनुष्यता की भावभूमि। क्योंकि हर युग में मनुष्येतर प्रवृत्तियों की जो चुनौतियां हैं, उसके विरुद्ध ही कविता खड़ी होती रही है। मध्यकाल की कविता की भी भावभूमि मैं समझता हूँ कि इसी परिप्रेक्ष्य में हमको फिर से आविष्कार करना चाहिए। हमने बहुत ही मतलब विभाजन तो किया गया,
निर्गुण सगुण कृष्ण भक्ति राम भक्ति फलाना लिखाना, ये सब जो विभाजन किया गया बच्चों को बताने के लिए किया गया। और हमने निर्गुण और सगुण का पंथ खड़ा करके मध्यकालीन साहित्य को इस तरह से पढ़ा पढ़ाया समझाया कि आज 2023 में मंत्री पद सुशोभित करने वाले लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की पंक्तियों को, कुछ पंक्तियों को निकाल दिया जाना चाहिए। माने ये स्पष्ट है कि उस भावभूमि को समझने में हम उतने सक्षम नहीं रहे हैं, उसको स्पष्ट करने में। यह मूर्खता तभी दूर होगी जब हम उस भावभूमि का पुनराविष्कार करें। मैं मानता हूं कि जो उस समय का समाज था, उस समय की जो चुनौतियां थी, उसमें भक्ति ही एक बहुत सशक्त रास्ता था। जो भक्तों ने दास्य भाव की भक्ति का प्रचलन किया, प्रकृति को प्रमुखता दी, तो किस लिए प्रमुखता दी? कोई दीनता नहीं कि किसी के सामने दैन्य होना। दहाड़ के कवि कहता है कि जानकी जीवन को जन भय, जन जाओ सो जीव जो जाचत और है। कहते हो तुम कि मैं जानकी नाथ का भक्त हूं, और दूसरे के सामने जवान पसारते हो सहायता के लिए। अगर जानकी नाथ का भक्त होकर के किसी के सामने सहायता के लिए हाथ फैलाते हो तो तुम्हारी जीव को जल जाना चाहिए। यह जो दीनता का प्रपत्ति का दर्शन था, यह निर्भयता का दर्शन था। वही एक रास्ता था जो उस समय बहुत सारे लोग लाभ और लोभ के कारण अलग रास्ते पर जा रहे थे। उन सब के भीतर निर्भयता के संचार का, औचित्य के संचार का, साहस के संचार का यही एक रास्ता था कि हम इतने मजबूत हो जाए भीतर से कि संतन को कहा सीकरी सो काम, यह हम कह सके। तो यह जो भावभूमि थी यह पूरी करता है कि मानिए भक्ति काल को तो बहुत सारे रेफरेंसेज हम देते हैं, लेकिन इतिहास का मध्यकाल तो तभी शुरू हो जाता है जो हम वीर गाथा काल कह करके, चादर काल करके पढ़ाते हैं। जो साहित्य वो भी मध्यकाल का साहित्य है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल चंद जब धोखे से बंदी बना लिया जाता है, और वो बंदी इसलिए बना लिया जाता है कि चंद ने, वो पृथ्वीराज ने चंद कवि को भेज दिया था हमीर के पास कि जाओ उससे कुछ सहायता की मांग करो जिससे हम गोरी का सामना कर सके। और वह हमीर के यहाँ गया दूध होकर के चंद। हमीर ने सोचा कि इसको अगर यही फंसा दिया जाए, वो तो पैसा लेकर के मिल चुका था गोरी से। चंद को उसने मंदिर में बंद कर दिया। चंद मंदिर में बंद हो गया, दरवाजा बाहर से बंद है, और इधर चंद के न होने से थोड़ा कमजोर पड़े पृथ्वीराज को उन लोगों ने गिरफ्तार कर दिया। चंद जब लौटता है उसे सूचना देके मूर्छित हो जाता है। इसी तरह से छूट करके जब आता है तो मूर्छित हो जाता है। एक बार तो उसका मन होता है कि सीधे चले अपने मालिक के पास, गर्मी में चले, उससे मिलने का जुगत करे। आफ्टर थॉट आता है कि अगर वहां हम गए तो मिलने पावेंगे कि नहीं मिलने पावेंगे, कहीं हमको बंद हो जाना पड़े तो उस मिशन का क्या होगा, भारतीयों की अस्मिता के उस गौरव का क्या होगा जिसकी स्थापना के लिए हमारे नायक, हमारे महानायक युद्धरत थे, संघर्षरत थे। तो उसने यह तय किया कि नहीं, उसने अपने को कमरे में बंद कर लिया और इस भाव से बंद कर दिया कि उस महानायक के चरित्र को हम इस तरह से चित्रित कर दें कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश में उस तरीके के बहादुर उत्पन्न होते रहें जो भारतीय अस्मिता को चुनौती देने वाली परिस्थितियों के खिलाफ मोर्चा खोल सके। उसने कमरा बंद कर दिया। पत्नी को निर्देश था कि केवल भोजन रख के चली जाया करो। पत्नी ने उससे पूछा, यह बताइए हमको एक प्रश्न कि सरस्वती की कृपा से आप कवि हैं
और किसी व्यक्ति की प्रशंसा में आप काव्य लिख की रचना करने के लिए बैठे हैं खाना पीना छोड़ करके, तो क्या यह उचित है? देखिए यह आगे तुलसीदास कहते हैं कि किन्हें प्राकृत जन गुणगाना सिंधुन गिरा लगत पछताना, लेकिन चंद्र की पत्नी यही सवाल उठाती है। उस समय भी वही भावभूमि थी। वह कहती है कि क्या यह उचित होगा? यह इसीलिए सरस्वती की कृपा है। चंद्र बहुत विस्तार से उत्तर देता है कि प्राण प्रिय, जो महानायक है, जो हिंदुत्व का गौरव है, जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है, उसके चरित्र का मैं इस तरह से चित्रण करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां तमाम प्रकार के भावों से परिपूर्ण हो, कला हो, संगीत हो, चित्रकला हो, वीरता हो, तमाम चीजें, और अंत तक यहाँ तक वो फलश्रुति में कहता है कि मैं ऐसा काव्य रच रहा हूं कि अगर गूंगा भी सुन ले किसी तरह से तो बोलने लग जाए। माने यही भावभूमि हमारे देश की, हमारी भूमि की, कविता की यही भावभूमि शुरू से रही है। इसी भावभूमि पर पुराणों की रचना है, इसी भावभूमि पर उपनिषद हैं, उसी भावभूमि पर वेद हैं, कहीं कोई विचलन नहीं है। कविता की भावभूमि मनुष्यता की भावभूमि है। सभ्यता के साथ चुनौतियों जो विकास होता है उसके साथ हमारे भाव जगत में विस्तार होता है। नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई चीजें आती हैं, नया नया वस्तु वर्णन आता है। लेकिन अंतिम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए समय बिल्कुल नहीं है और इस पर पूरे विस्तार से बात करने के लिए कम से कम 90 मिनट का समय, और अपने सामने जो कहना चाहता हूं वह नोट्स के साथ 90 मिनट का समय चाहिए, और वह बिल्कुल नहीं है। अंतिम बात मैं कह के चला जाता हूं कि हमको यह जानना चाहिए, और कम से कम मैं यह जानता और मानता हूं कि हर साहित्यकार, हर कवि अपने समय में समकालीन होता है, अपने समय में आधुनिक होता है। तुलसीदास अपने समय में जितने आधुनिक थे उससे बढ़ के आधुनिक आज हम नहीं हैं। चंद्रवरदाई अपने समय में जितना आधुनिक था उससे बढ़ के आधुनिक हम नहीं हैं। यहाँ तक कि बिहारी और मतीराम और पद्माकर भी जितने आधुनिक अपने समय में थे उससे ज्यादा आधुनिक हम नहीं हैं। लेकिन किसी काल के कवि ने आधुनिकता और समकालीनता का वैसा ढिढोरा नहीं पीटा जैसा ढिढोरा इस काल में हम पीट रहे हैं, यह मानते हुए कि 5000 वर्ष की अगर सभ्यता है तो 4999 वर्षों के हमारे जो पूर्वज थे वह सब गए गुजरे थे, मतिमंद थे, उनकी वैचारिक घटिया थी। यह जो बोध है, इस बोध से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बोध हमको सारे विकास के बावजूद अधोगति की ओर ले जाने वाला है। अंतिम यही बात कर करके मैं विद्यानिवास जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी को, कि उन्होंने मुझे अकस्मात वह गौरव दिया जो हिंदी के आचार्यों को, बड़े बड़े आचार्यों को, विद्वानों को मिलना चाहिए। मैं तो विद्वान नहीं हूँ, छात्र हूँ, पढ़ता हूँ, जो कुछ बातें समझ में आई रखा। आपको लगे तो उस पर थोड़ा विस्तार के रूप में चर्चाओं का दौर चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कायदे से जैसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा। चंद्रवरदाई को पढ़ा या रासो काव्यों को पढ़ा तो केवल इसके लिए कि हम प्रमाणित कर सके कि वो अप्रामाणिक है, कितना ऐतिहासिक है, कितना अनैतिहासिक है। फालतू चीजों में जिन चीजों का कोई महत्व नहीं है उसकी भावभूमि को हम पढ़ें, देखिए वह कभी क्या संदेश दे रहा है, क्या हमारे लिए ग्राह्य है, इस दृष्टि से हमने नहीं पढ़ा। हम निर्गुण सगुण का संप्रदाय जैसे कि पट्टीदार हो सूर्य तुलसी, इस तरह से करके हमने पढ़ा। हम नहीं समझते हैं कि एक ही भक्ति है, निर्गुण है, सगुण है। एक दारूगत देखिए, एक लकड़ी के भीतर है आग, उसके रेशे रेशे में छिपी हो गई, लगा घिस से किया वह आग प्रकट हो गई, सगुण। तुलसी और कबीर के अंतर इस कारण है कि कबीरदास 100 साल पहले हैं और मुक्त कविता लिख रहे थे।
कबीरदास जी अगर प्रबंध लिखते 100 साल बाद के, उसमें पढ़े लिखे उस तरीके के होते तो वो भी तुलसी जैसा लिखते। तुलसी की दुआवली के 50-60 दोहे आप खूब अच्छी तरह से छांट लीजिए जो कबीर की भावभूमि की है। तो भावभूमि है कहिए बंधु, मध्यकाल में भावभूमि का सचमुच पुनराविष्कार होना चाहिए, पुनः अध्ययन होना चाहिए, पुनः विचार। धन्यवाद।